हाय। लाइफ कोचिंग सेशंस में या इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अक्सर एक सवाल मेरे सामने आता है कि मुश्किल लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल। तो इस बारे में मैं अक्सर एक टेक लेता हूँ, वाई ओनली टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल, जबकि आप सर्टन स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करके मुश्किल लोगों की सोच को अपने मुताबिक कर सकते हैं, या आप कम से कम उन्हें अपने लिए कम मुश्किल बना सकते हैं। तो वाई ओनली टॉलरेट डिफ़िकल्ट पीपल, वाई टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल, वाई नॉट टू लर्न द स्ट्रेटजीज हाउ टू चेंज देयर थिंकिंग एंड मेक देम ऑन योर साइड इफ़ यू कैन। तो इन्हीं स्ट्रेटजीज़ का मैं आपके साथ यहाँ पे आज जिक्र करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे ये दो तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं। एक जिसको मैं पैसिव यानी कि गैर फॉल या इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी कहूँगा, और दूसरी जिसको मैं एक्टिव यानी कि फॉल या डायरेक्ट स्ट्रेटजी कहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव स्ट्रेटजी की। पैसिव स्ट्रेटजी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है और ये पाथ ऑफ नो रेजिस्टेंस है कि जिसके अंदर आप कम से कम मज़ामत पेश करते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको बहुत सारे मोटिवेशनल लीडर्स या वाइज लोग जो हैं वो इसको ऑलरेडी प्रीच करते रहे हैं कि आप मुश्किल लोगों के साथ मुकाबला मत करें। रिलीजन के अंदर भी इसको बताया गया है। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे रिलीजन के अंदर कहा गया है कि जब आपके साथ कोई जाहिल लोग कलाम करते हैं, आपके साथ मुश्किल लोग कलाम करते हैं, तो आप उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। या इसके अलावा ये कि जब तुम्हारे साथ कोई मुश्किल बोलता है, बुरा बोलता है, तो आप उसके रास्ते से अलहदा हो जाएं। आप उसे कहें कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल और मेरे लिए मेरे अमाल, और हम जाहिलों में से नहीं होना चाहते। इसके अलावा हज़रत ईसा ने भी इस बात को ऐसे कहा है कि जब कोई दुश्मन तुम्हारी एक गाल के ऊपर थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल पेश कर दो। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उससे दावत दे रहे हैं कि वो आपको मारे, बल्कि इसको मैं ऐसे कहूँगा जिस तरह गांधी ने इसको कहा कि ये एक नॉन रेजिस्टेंस का पाथ है। क्योंकि होता ये है कि जो मुश्किल शख्स है उसकी ईगो ट्रिगर हो जाती है और वो ये चाह रहा होता है कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जो है वो पेश करूं। इसीलिए वो आपकी बात नहीं समझ रहा होता, बात नहीं मान रहा होता, क्योंकि वो अपनी ताकत का इजहार करना चाह रहा होता है। और अगर आप उसके सामने रेजिस्टेंस नहीं पेश करेंगे तो उसकी ईगो को बूस्ट नहीं मिलेगा, तो फिर वो इमीडिएटली किसी ऐसे शख्स की तलाश में निकल जाएगा कि जहाँ वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर सके, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सके, दूसरा शख्स उससे घबराए या उससे डरे, तो उसकी ईगो को बूस्ट मिलता है। तो इस तरीके से दिस इज़ द पैसिव स्ट्रेटजी कि जहाँ पे आप अपने आप को मुश्किल लोगों से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना या पावरफुल होना तो दूसरे शख्स का मतलब नहीं है, तो बल्कि उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये है कि वो ये चाहता है कि वो अपने आप को सही साबित करे। तो ऐसे में आपका पाथ ऑफ नो रेजिस्टेंस जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप रेजिस्टेंस दें या रेजिस्टेंस ना दें, उस शख्स ने अपने आप को सही साबित करना है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलीजियस वॉर्स हैं, या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल वॉर्स, ये भी इसी किस्म के मसाइल की वजह से बनती हैं। यही शाखसाना होता है इन प्रॉब्लम्स का कि जहाँ पे एक शख्स जो है उसके अंदर ये डिज़ायर होती है कि वो अपने आप को सही साबित करे। जब उसको ऐसे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, तो फिर आपको जो दूसरा तरीका है, दूसरी स्ट्रेटजी है जिसको मैं कहूँगा एक्टिव स्ट्रेटजी, तो आपको ये अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। एक्टिव स्ट्रेटजी जो है इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि हाउ यू कैन अप्लाई द एक्टिव स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो ये कि आपने दूसरे शख्स को ये एहसास दिलाना है कि वट एवर दे आर डूइंग द कॉन्फ्लिक्ट, वो जो भी आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं या अपने आप को मुश्किल पेश कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो जो कुछ भी करेंगे वो आपकी सोच के अंदर बिल्कुल कोई चेंज पैदा नहीं कर सकते। दिस इज़ योर फर्स्ट एस्पेक्ट, लेकिन आप इसको डायरेक्टली नहीं कहेंगे। ये आपका मोटिव है कि आपने उसको एहसास दिलाना है, या आपके अंदर ये चीज़ आपके अंदर स्ट्रेंथन हो कि आपने उसका असर नहीं लेना। तो दिस इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली उस शख्स को कहेंगे, तो जो ईगो ओरिएंटेड शख्स है, हु इज़ परफॉर्मिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ईगो, या जो कॉन्फ्लिक्ट जो है पसंद कर रहा है, तो उसको तो ये चैलेंज के तौर पे महसूस होगा कि ये शख्स मेरे से चेंज नहीं हो सकता, और ये सेइंग दिस थिंग, तो ईगो वाले बंदे को तो चैलेंज बहुत पसंद है, तो वो आपके साथ ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करने की कोशिश करेगा। तो आप चूँकि ऑलरेडी एक डिफ़िकल्ट बंदे से डील कर रहे हैं, तो यू विल नॉट लाइक
कि आप सिचुएशन को और डिफ़िकल्ट करें। तो हेयर यू कम ऑन द नेक्स्ट एस्पेक्ट कि आपने इसको करना कैसे है। आपने इसको ऐसे करना है कि आपने उस शख्स को एहसास दिलाना है कि यू आर ऑन देयर साइड, कि जो वो बात कह रहे हैं आप भी वही चीज़ ही कहना चाहते हैं। आपने कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने हैं, आपने कॉमनैलिटीज़ ढूंढनी है कि आप में और मेरी सोच के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब आप इस अप्रोच के ऊपर चले जाते हैं तो आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑलरेडी जो है वो डाई डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर आप देखें तो जो भी झगड़े होते हैं, बैटल्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो कभी भी सिमिलैरिटीज़ की वजह से नहीं होती, वो हमेशा डिफरेंसेस की वजह से होती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई सेल्स पर्सन है, अगर वो एक अच्छा सेल पर्सन है तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से या प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ कॉमनैलिटीज़ डेवलप कर लेता है, सिमिलैरिटीज़ डेवलप कर लेता है, तो उसे अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। One part of the active approach is this, in overcoming difficult people, is to turn the enemies into friends by finding commonalities. अगर आप देखें तो दोस्तों के साथ तो लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, लड़ाइयाँ हमेशा दुश्मनों के साथ होती हैं। तो आपको दूसरे शख्स को अपना दोस्त बनाना है। इसके अलावा जो थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस अप्रोच जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, दैट रिक्वायर्स कि आपको जो आपके मद्दे मुकाबिल शख्स है उसके व्यू पॉइंट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हो कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या सोच रहा है, व्हाट ही रियली वांट्स टू कन्वे यू। तो ये चीज़ आपने उसके व्यू पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेनी है। यू शुड बी नोइंग इनसाइड आउट। और आप ये कैसे कर सकते हैं? यू शुड बी आस्किंग योर डिफ़िकल्ट पर्सन टू एक्सप्लेन व्हाट दे आर थिंकिंग, what they want to say, what they actually mean। तो जब आप उनसे ये पूछना शुरू कर देते हैं तो इससे आपको 2-3 तरह के फ़ायदे हासिल हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब आपका डिफ़िकल्ट ओपोनेंट पर्सन जो है, जब वो बातचीत आपसे करना शुरू कर देता है और वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है तो उसकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो एक्सप्लेन करने के अंदर चली जाती है और उसके बाद लड़ाई करने के लिए एनर्जी कम रह जाती है और उसका जो वो गुस्सा है या जो उसके अंदर ईगो उसकी एलिवेट हुई भी है वो जो है सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो है आपको ये फ़ायदा हासिल हो जाता है। दूसरा फ़ायदा आपको ये हासिल होता है कि जब वो शख्स आपको बहुत कुछ बता चुका होता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाती है कि नाउ आई हैव कन्वेड माई पॉइंट टू द अदर पर्सन, मैंने उसको अपनी बात समझा दी है, तो उसको ये सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको दूसरे शख्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है। और ये बात भी सही है कि हमें बहुत दफ़ा सारी बातों का पता नहीं होता, तो हो सकता है कि जब आप दूसरे शख्स के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें और आप उसके एंगल से देखें चीज़ को, तो हो सकता है कि यू फाइंड दैट अर्थ इज़ फ्लैट, ज़मीन गोल नहीं है बल्कि सीधी है। या आपको ये समझ आ जाए कि सूरज जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इस किस्म का कोई भी पर्सपेक्टिव जो है आपको दूसरे शख्स से बात करने से अंडरस्टैंड हो सकता है। चाहे आप अपने किसी बॉस को परसुएड कर रहे हैं कि वो आपकी पे में राइज़ कर दे, या आप अपने किसी लवर के साथ बात कर रहे हैं कि आप के जो प्लान्स हैं वो उसके मुताबिक चलना शुरू हो जाए, या आप अपने किड्स को कोई बात समझाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि जो मुश्किल शख्स है वो आपको अलहदा छोड़ दे, तो आपको वहीं से ही स्टार्ट करना पड़ता है जहाँ पे वो बंदा होता है। ये मिसाल मैं इसलिए आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने घोड़े को पानी पिलाना है तो आपने घोड़े को पानी तक लेके जाना है। तो स्टेप 1 उसका ये होगा कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर द हॉर्स इज़, जहाँ पे घोड़ा है आपको वहाँ से पानी की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे जो घोड़ा है वो आपका मुश्किल शख्स है। तो अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर यू कैन टेक देम वेयर यू वांट टू टेक। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं, इसको फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, इन्वेंटर भी था, ऑथर भी था, एंड ही वाज नोन लाइक अ वाइज मैन। वो ये कहता है कि मैंने लाइफ के अंदर बहुत दफ़ा देखा, मैंने लर्न किया इस बात को कि मुझे बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें अक्सर नहीं भी पता होती थी। और ये बात सिर्फ बेंजामिन फ्रैंकलिन तक नहीं है, अगर आप अपने ऊपर भी ऑनेस्टी से गौर करें तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफ के अंदर नहीं पता होती।
हम भी गलतियां करते हैं, हमें भी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो इस तरह जब हम दूसरे बंदे के बारे में लर्न कर लेते हैं तो हमें भी नई चीज़ें समझ आ जाती हैं। लेकिन यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप डिफ़िकल्ट पर्सन से हार मान जाएं, कि आप उसकी बात को आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और आपको नहीं पता थी, तो आई डोंट मीन दैट कि आप यहाँ से सेटल डाउन हो जाएं, बल्कि यहाँ से हम अगले एस्पेक्ट की तरफ चले जाते हैं। और अगला एस्पेक्ट ये है सीडिंग द डाउट इन द माइंड ऑफ अदर पर्सन। जो शक का बीज है वो आपने दूसरे शख्स के अंदर डालना है। जिस तरह आप या बेंजामिन फ्रैंकलिन की मैंने मिसाल दी कि बहुत सारी बातों का नहीं पता होता, इसी तरह ही जो आपका डिफ़िकल्ट पर्सन है उसको भी सारी बातों का नहीं पता होता। व्हेन यू हैव नोन एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर पर्सन, तो उसमें से आप उससे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। आप मज़ीद से मज़ीद सवाल करते हैं और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। द वे यू हैव अंडरस्टूड अबाउट योर सेल्फ कि आप गलत भी हो सकते हैं, इसी तरह आप कन्विंस करते हैं दूसरे शख्स को कि वो शख्स भी गलत हो सकता है। नाउ दिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको यकदम इसके नतीजे नहीं मिलते, यकदम आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन एक बहुत बड़ी जंप लगाने से बेहतर है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं। जब आप एक शक का बीज जो है वो उसके अंदर डाल देते हैं और वो शख्स जो है वो स्टेप बैक होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ द टाइम कि इधर यू कैन परसुएड देम टू वर्ड्स व्हाट यू आर थिंकिंग। जो आप सोच रहे हैं, आपके जो प्लान्स हैं, जैसे आप चाह रहे हैं, आप उसको उस तरफ ले जा सकते हैं। या कम से कम इतना है कि आप उसको अपने लिए कम डिफ़िकल्ट कर सकते हैं। उसके अंदर वो उतना जहर नहीं रह जाएगा, उसके अंदर इतनी ईगो नहीं रह जाएगी, तो उससे बातचीत करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। लेकिन जो एक बात मैंने शुरू में कही थी कि बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर ईगो ना हो, क्योंकि अगर आपके अंदर भी ईगो है और आप ख़ुद जो है वो अपने आप को पावरफुल शो करना चाह रहे हैं, आप अपने आप को सही साबित करना चाह रहे हैं, तो फिर आप यकीन रखिए कि मुश्किल शख्स वो नहीं है, फिर मुश्किल शख्स आप हैं। आई होप you learn these strategies and you can deal with the difficult people. Thank you very much.